141 यात्रियों से भरा विमान 29,000 फीट ऊपर से लगातार किसी पत्थर की तरह नीचे गिरने लग रहा है। कॉकपिट में एक शख्स मौजूद है जो प्लेन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ पल के लिए लगा मानो सब ठीक हो गया, लेकिन फिर आगे जो हुआ उसे सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इक्कीस मार्च 2022 कुनमिंग चेंगसुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाइना ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 132 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स सवार होने लगे। इस प्लेन को कुनमिंग चेंगसुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुआंगझोयू बायून इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। दोनों ही एयरपोर्ट चाइना में है। ये सफर ऑलमोस्ट 2 घंटे की होने वाली थी। इस प्लेन को कैप्टन यांग होंगड़ा उड़ाने वाले थे। इनके पास कुल 6,709 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं एक और कैप्टन झांग जेंगपिंग थे। इनके पास 31,770 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इनके अलावा एक को पायलट नी गोंगटाओ थे। इनके पास 556 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। ये अभी ट्रेनिंग में थे और ट्रेनिंग पूरा करने के लिए इस फ्लाइट में सवार थे। फाइनली दोपहर के 1:15 ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 उड़ान भरा। करीब 3 बजे तक इस प्लेन को गुआंगझू पहुंच जाना था। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन 25,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। ये बोइंग 737-800 मॉडल का प्लेन था। पिछले 3 सालों से बोइंग 737 का नाम काफी बदनाम हो चुका था, क्योंकि बोइंग कंपनी ने बोइंग 737 मैक्स 7, 8, 9 और 10 में एक टेक्नोलॉजी इंस्टॉल किया था जो बिना पायलट के परमिशन के प्लेन के नोज को डाउन करके क्रैश करा देता था। इस टेक्नोलॉजी का नाम था MCAS। इसने बैक टू बैक 2 प्लेन को क्रैश करा दिया। 29 अक्टूबर 2018 को लाइन एयर फ्लाइट 610 क्रैश हो गया। 189 लोग मारे गए और बोइंग अपनी गलतियों से दूर भागता रहा। इसके बाद 10 मार्च 2019 को फिर से इथोपियन एयरलाइन क्रैश हो गया। 157 लोग मारे गए। तब जाकर बोइंग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, गलती हमारी थी। पर अफसोस, बोइंग के इस गलती की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसके बाद वर्ल्ड वाइड बोइंग 737 मैक्स के सारे प्लेन्स को ग्राउंडेड कर दिया गया। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 भी बोइंग 737 मॉडल का ही प्लेन था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये लोअर मॉडल का प्लेन था और इसमें MCAS की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड नहीं थी, इसलिए नोज डाइव का खतरा इस प्लेन में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी के ना होने के बावजूद भी इस प्लेन के साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला था। दोपहर के 2:20 प्लेन गुआंगसी सिटी के ऊपर फ्लाई कर रहा था। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। 29,100 फीट की ऊंचाई में ये प्लेन मजे से अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन आने वाले 2 मिनट के अंतराल जो भी होने वाला था, उस खतरे से सभी पैसेंजर्स अनजान थे। अचानक से ये प्लेन नोज के बल सीधा धरती की ओर गिरने लगा। सभी यात्री इस वक्त हाई जी फोर्स का सामना कर रहे थे। इस हाई जी फोर्स की वजह से सभी अपने सीट से चिपक गए। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। कुछ पलों के बाद इस प्लेन के साथ एक और अजीब घटना हुई। प्लेन गिरते गिरते धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। लग रहा था मानो कोई प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा हो। 7,400 फीट के एल्टीट्यूड पर कुछ सेकंड्स के लिए प्लेन सीधा हुआ और फिर ऊपर की ओर उठने लगा। इसके बाद ये प्लेन 9,225 फीट ऊपर पहुंचा। इसके बाद फिर से ये प्लेन नोज के बल किसी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। 2 मिनटों से भी कम समय में ये प्लेन 29,100 फीट ऊपर से सीधे धरती के अंदर समा गया। प्लेन के गिरने की रफ्तार 32,000 फीट पर मिनट थी। अगर एक बड़े से पत्थर को 29,000 फीट पर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो ये पत्थर ठीक वैसे ही गिरेगा जैसा कि ये प्लेन गिरा। ये क्रैश कितना भयानक था दोस्तों, इसका अंदाजा हम क्रैश साइट को देखकर ही लगा सकते हैं। 2:23 पर प्लेन का संपर्क पूरी तरह से टूट गया और प्लेन टैंग कॉन्टी नाम के एक हिल में जा टकराया। आग का एक गोला आसमान में दिखाई दिया। देखते ही देखते ये आग सैकड़ों मीटर फैल गई। जहां पर यह क्रैश हुआ था वहां 100 फीट गड्ढा बन गया
जिसकी चौड़ाई 66 फीट थी। ये गड्ढा इतना बड़ा था दोस्तों कि 10 मंजिला बिल्डिंग भी इसके अंदर पूरी तरह से समा सकता था। प्लेन का ज्यादातर मलबा इसी गड्ढे के अंदर दफन हो गया। ये इतिहास का पहला प्लेन क्रैश है जो इस तरह से इतने भयानक तरीके से क्रैश हुआ। MIT के एक प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन लगभग साउंड के स्पीड से टकराया हो। इस हिल के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दिया। ऐसा लगा मानो धरती हिल गई हो। प्लेन में सवार सभी 132 लोग मारे गए। ये हादसा जंगल में हुआ। नतीजा आग बहुत तेजी से फैलने लगी और जंगल में फायर फाइटर्स की गाड़ियां पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। नतीजा 1.5 घंटे लग गए इन गाड़ियों को वहां तक पहुंचने में और शाम के 5:30 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जंगल की वजह से ये आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि 450 फायर फाइटर्स की गाड़ियां हर दिशा से आग बुझाने का काम कर रही थी। अब वक्त था प्लेन के मलबों को इस विशाल गड्ढे से बाहर निकालने का। प्लेन का ज्यादातर मलबा जैसे कि इंजन, विंग्स, टेल, कॉकपिट सब कुछ इसी गड्ढे से निकाला जा रहा था। लेकिन एक चीज सबसे अलग थी। प्लेन का जो विंग्स था वो क्रैश साइट से 12 किलोमीटर दूर मिला। आखिर इतना दूर विंग्स कैसे पहुंच गया? क्या प्लेन का विंग्स हवा में ही टूट गया था? आखिर उस प्लेन के साथ क्या हुआ उस 2 मिनट के दौरान? इन सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ था प्लेन के 2 ब्लैक बॉक्स में, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। प्लेन का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो प्लेन के हजारों एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है, वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट में सभी तरह की आवाजों को रिकॉर्ड करता है। इन दोनों के टाइमिंग को मैच करके पूरा सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। ऐसे में हमें पल पल की जानकारी सटीक तरीके से मिल सकती है। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स का पूरा ध्यान ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में लगा हुआ था। इसी दौरान एक CCTV फुटेज वायरल होने लगी और यही CCTV फुटेज आप लोगों ने मुझे भेजा। इस फुटेज को देखकर जो मैंने कहा था आज वो सही हो चुका है। लगातार 10 दिनों तक उस गड्ढे से प्लेन का मलबा बाहर निकाला गया। ऑलमोस्ट 50,000 टुकड़े बाहर निकाले गए। मार्च के बाद मौसम भी बहुत खराब हो गई और बारिश का पानी इस गड्ढे में भरने लगा। बारिश की वजह से इस गड्ढे में लैंडस्लाइड होने लगा और गड्ढे में मिट्टी भरना शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स लगातार पंप लगाकर पानी निकाल रहे थे। इन छोटे छोटे प्लेन के टुकड़ों को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन के मेटल का ये हाल हो सकता है तो यात्रियों का क्या हुआ होगा। दिन रात यात्रियों के बॉडी पार्ट को निकाला जा रहा था। सभी की DNA टेस्टिंग हो रही थी आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सब करते करते करीब 1 महीना गुजर गया। अप्रैल 2022। अब तक प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया, लेकिन ये बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। बिना रिपेयर किए ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। NTSB की टीम ने कहा कि दोनों ब्लैक बॉक्स को अमेरिका ले जाते हैं, वहां पर आराम से सारे डेटा को निकाल लेंगे। लेकिन चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से रेडी नहीं थे। उनका कहना था कि जो करना है यहीं करेंगे। फाइनली दोनों ब्लैक बॉक्स के सर्किट को बारीकी से सोल्डिंग करके टूटे हुए सर्किट को जोड़ा गया और महीनों के मेहनत के बाद फाइनली डेटा डाउनलोड कर लिया गया। अब पीड़ित परिवारों को लग रहा था कि अब एटलीस्ट कारण तो पता चलेगा कि उनके अपनों की जान कैसे गई। पर जरा 1 मिनट, ये चाइना है, चाइना। यहाँ इतनी जल्दी बात पब्लिक नहीं होती। वैसे भी चाइना और अमेरिका की आपस में बनती नहीं। ऐसे कैसे इन्वेस्टिगेशन इतनी आसानी से हो सकती थी? कायदे से बोइंग के टेक्नीशियन और NTSB की टीम को भी इस इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेना था, लेकिन चाइना ने कह दिया कि भाई तुम रहने दो, अगर जरूरत पड़े तो आपको बुलाया जाएगा। नतीजा बोइंग और NTSB की टीम बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और जब चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स कोई टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसते तब NTSB की टीम को बुलाया जाता। इवन कोई भी जानकारी NTSB को नहीं बताई जा रही थी। NTSB और बोइंग की टीम ने फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के डेटा को डाउनलोड किया और चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स को सौंप दिया। FDR के डेटा का एक कॉपी NTSB ने अपने पास रख लिया, लेकिन CVR का डेटा इनके पास नहीं था। NTSB ना तो ये डेटा को पब्लिक कर सकते थे और ना ही किसी को बता सकते थे। पूरे इन्वेस्टिगेशन में NTSB की टीम मौजूद थी। किसी तरह से सारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। NTSB की टीम वापस लौट गए, लेकिन दिन महीने गुजरते गए पर चाइना के द्वारा कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिक नहीं किया गया। अब यहाँ पर एंट्री हुई ICAO की।
यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के एविएशन के रूल्स को मैनेज करने का काम करती है। इन्होंने चाइना से कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो हो चुका है, रिपोर्ट कब पब्लिक करोगे, कब पता चलेगा कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ। अब यहाँ पर चाइना ने एक शॉकिंग जवाब दिया। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम रिपोर्ट पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना को लगता है कि रिपोर्ट के पब्लिक हो जाने से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है। अब यहाँ पर ICAO भले ही दुनिया के सभी एविएशन के रूल्स को मैनेज करती है, लेकिन फिर भी इसके भी हाथ बंधे हुए थे इसके अपने ही नियमों की वजह से। दरअसल ICAO ने NX 13 के अंतर्गत कुछ नियम बनाया था और इसका गलत फायदा उठाया चाइना ने। रूल नंबर 1, जिस देश में प्लेन क्रैश हुआ है वही देश इन्वेस्टिगेशन करेगा। इस रूल का फायदा उठाकर चाइना ने NTSB और बोइंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रूल नंबर 2, रिपोर्ट को पब्लिक वही देश करेगा जिस देश में प्लेन क्रैश हुआ है। इस रूल का फायदा उठाकर चाइना ने कह दिया कि हमारे अलावा कोई भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं करेगा, ना ACAO ना ही NTSB, और किसी भी तरह की जानकारी वो पब्लिक में नहीं बता सकते। रूल नंबर 3, अगर रिपोर्ट से देश को खतरा हो या पब्लिक इंटरेस्ट पर बुरा असर पड़ सकता है तो गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो रिपोर्ट को सीक्रेट रख सकता है। चाइना ने इस नियम का गलत फायदा उठाया और कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हम रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करेंगे। महीने गुजरते गए, साल बीतता गया। अब 4 साल भी पूरा हो चुका है क्रैश के, पर आज भी हमें नहीं पता कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइन कैसे क्रैश हुआ। अब तक ICAO को भी समझ में आ चुका था कि हमारे नियमों में बहुत सारा लूप होल है और आगे चल के इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने NX 13 के नियमों में कुछ बदलाव किया। ICAO के नए रूल्स के अनुसार इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए एक टाइम फ्रेम दे दिया गया कि इतने साल के अंदर रिपोर्ट को पब्लिक करना ही पड़ेगा। इसके अलावा किसी क्रैश में फॉरेन एयरक्राफ्ट का बड़ा रोल है, जैसे कि बोइंग 737 का, तो उस केस में NTSB इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेगा और ये उसका अधिकार होगा। वो सिर्फ एडवाइस देने के लिए नहीं जाएगा कि हाँ भाई NTSB मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझा दो और अपना रास्ता चलते बनो। ऐसा अब नहीं होगा। NTSB की टीम किसी भी देश में जाकर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले सकता है, इन्वेस्टिगेटर से सवाल कर सकता है और सारी जानकारी रखने का अधिकार भी होगा। नेशनल सिक्योरिटी को बहाना बनाकर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को छुपाया नहीं जा सकता। अगर रिपोर्ट को पब्लिक करने में देरी होती है तो उस देश के गवर्नमेंट को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। हालांकि ये रूल 2028 के बाद लागू होगा। इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हर देश में एविएशन के अपने अपने नियम होते हैं, सभी को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन अफसोस ये सारे रूल्स पहले होता तो चाइना अपनी मनमानी नहीं कर पाता। हादसे में मारे गए सभी यात्रियों को कम से कम ये तो पता चल जाता कि उनके अपनों की मौत कैसे हुई। इसी दौरान आप लोगों ने भी मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि कब आएगा चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का ऑफिशियल रिपोर्ट, लेकिन सच कहूँ तो मई 2026 से पहले इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। मई 2026 में इस कहानी में एक नया मोड़ आया। एक चाइनीज सिटीजन ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि FOIA के तहत NTSB से रिक्वेस्ट किया कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है वो मुझे बताओ। FOIA US का एक कानून है। ये कानून पब्लिक को हक देता है कि वो गवर्नमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। वो चाइनीज सिटीजन चाइना के गवर्नमेंट से कोई डेटा तो मांग नहीं सकता था, वैसे भी उसको नहीं मिलता। इसलिए US का कानून का इस्तेमाल करके उन्होंने एक लेटर में लिखा कि ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 का जो भी डेटा आपके पास है मुझे वो बताओ। NX 13 के रूल के अनुसार ऑफिशियल रिपोर्ट वही देश पब्लिक कर सकती है जिस देश में प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन रो डाटा तो पब्लिक किया जा सकता था। नतीजा NTSB ने फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का पूरा रो डाटा रिलीज कर दिया। ये रिपोर्ट ऑलमोस्ट 3000 पन्नों का था। पर ये रो डेटा होता क्या है? आखिर इसमें कौन सी जानकारी होती है जो 3000 पन्नों का होता होगा? दोस्तों, हर प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स होता है, CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। दोनों बॉक्स में जो डेटा होता है वो रो डेटा होता है, इनक्रिप्टेड होता है। बात करें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की तो पायलट ने पूरे फ्लाइट के दौरान कौन कौन सा कंट्रोल का इस्तेमाल किया, प्लेन के सभी सेंसर्स का रिपोर्ट, हजारों तरह का डेटा ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। इन्वेस्टिगेटर्स इसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं।
ये पूरा डेटा रो फॉर्मेट में होता है और हजारों पन्नों का होता है। इतने बड़े डेटा में उन जानकारी को ढूंढा जाता है जहां पर गलती हुई थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। इस FDR से ये तो पता चल जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई, पर गड़बड़ी क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 2:20 में ईस्टर्न एयरलाइन का नोज अचानक से नीचे झुक गया। ऐसे में सपोज फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ये रिकॉर्ड करता है कि प्लेन के योक को नीचे धकेला गया, जिससे प्लेन नोज के बल गिरने लगा। लेकिन आखिर वो कौन था? क्या को पायलट ने ऐसा किया या कैप्टन ने ऐसा किया? किसने योक को जबरदस्ती नीचे धकेला? ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर नहीं बता पाएगा। यहीं पर CVR की रिकॉर्डिंग सुनी जाती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों के टाइमिंग को मैच किया जाता है कि 2:20 में कॉकपिट में क्या आवाजें आ रही थी। इन सभी तथ्यों को एनालाइज करने के बाद जो रिपोर्ट बनता है उसे हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, जो कि 300-400 पन्नों का होता है, जबकि रो डेटा 3-4 हजार पन्नों का होता है। अब वापस आते हैं ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 के पास। NTSB ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा निकालकर चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स को सौंप दिया, लेकिन उन्होंने इसका एक कॉपी अपने पास रख लिया, जबकि CVR यानी कॉकपिट में क्या बातचीत हुआ उसकी रिकॉर्डिंग NTSB के पास नहीं था। इसलिए FOIA के तहत सिर्फ फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के रो डेटा को रिलीज किया गया। तब जाके मार्च 2026 में हमें पता चला कि प्रॉब्लम क्या थी, पर क्यों और कैसे इसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 के पास और समझते हैं कि आखिर कॉकपिट में क्या चल रहा था। दोपहर के 2:20 प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अनुसार प्लेन में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। सारा कंट्रोल एकदम सटीक तरीके से काम कर रहा था। फिर अचानक से बैक टू बैक दोनों फ्यूल स्विच को ऑन से कट ऑफ पोजीशन में कर दिया गया। ये दोनों फ्यूल स्विच के ऑफ हो जाने से इंजन तक फ्यूल पहुंचना बंद हो गया और कुछ ही सेकंड्स में इंजन पावर जनरेट करना बंद कर दिया। इस वक्त प्लेन ऑटो पायलट में एल्टीट्यूड होल्ड मोड में उड़ान भर रहा था, यानी कि ऑटो पायलट प्लेन को लगातार उसी एल्टीट्यूड में यानी 29,100 फीट में बनाए रखेगा। अब क्योंकि इंजन पावर खो चुका था, प्लेन नीचे आ रहा था, जबकि ऑटो पायलट ये कोशिश कर रहा था कि प्लेन 29,100 फीट पर ही बना रहे। इसलिए प्लेन हवा में हिचकोले खाने लगा। अब यहाँ पर किसी ने योक को जोर से आगे की ओर धकेल दिया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अनुसार किसी ने फिजिकल फोर्स लगाकर योक को आगे की ओर धकेला, जिसकी वजह से ऑटो पायलट भी बंद हो गया। योक को आगे धकेलने की वजह से प्लेन का नोज अचानक से नीचे चला गया। इस योक को आगे तब तक पुश किया गया जब तक कि ये प्लेन पूरी तरह से किसी पत्थर की तरह नीचे गिरना शुरू ना हो गया। इस सीक्वेंस के अनुसार कोई तो ऐसा था जो जानबूझकर प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश कर रहा था। इस सीक्वेंस के अनुसार कोई तो प्लेन में ऐसा था जो इसे क्रैश कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर एक ऐसा शख्स भी था जो प्लेन को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि गिरते गिरते प्लेन ऑलमोस्ट 7,000 फीट पर कुछ सेकेंड्स के लिए स्टेबल हुआ। इसके बाद इसकी ऊंचाई बढ़ने लगी। कुछ सेकंड्स बाद प्लेन का नोज एक बार फिर से नीचे की ओर झुक गया। इस बार प्लेन को बचाने वाला कोई भी नहीं था। प्लेन के गिरने की रफ्तार ऑलमोस्ट साउंड के स्पीड के आसपास पहुंच गई, जिससे विंग्स में भारी दबाव पड़ने लगा। नतीजा हवा में ही इसका एक विंग टूटकर अलग हो गया और ये प्लेन धरती के 100 फीट नीचे दफन हो गया। वहीं इसका विंग्स टूटकर 12 किलोमीटर दूर जा गिरा। आखिर कौन था वो शख्स? इसका जवाब छुपा हुआ है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में, जिसे चाइनीज गवर्नमेंट छुपाए बैठा है। इसलिए हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हमें बस इतना पता है कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन किसने किया ये शायद हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा। मेरी नज़र में दोस्तों ये काम तीनों पायलट में से किसी एक का होगा। आज एविएशन में सेफ्टी काफ़ी बढ़ चुकी है। बिना हथियार के कोई भी थर्ड पर्सन प्लेन में दाखिल नहीं हो पाएगा। अगर प्लेन में दाखिल हो भी गया तो कॉकपिट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई जबरदस्ती ऐसा करता है तो पायलट आसानी से ट्रांसपोंडर के जरिए ATC को सब कुछ बता सकते थे, लेकिन ATC को कोई भी इमरजेंसी, कोई भी मेडे कॉल नहीं आया। सोचने वाली बात है दोस्तों, ये प्लेन ऑलमोस्ट 2 मिनटों से भी कम समय में 29,100 फीट से सीधे धरती में क्रैश हो गया। अगर कोई थर्ड पर्सन होता तो उसे रोकने के लिए कॉकपिट में कम से कम 2 पायलट थे। अगर हाथापाई होती
तब भी प्लेन को क्रैश होने में थोड़ा और समय लग जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 पायलट को मारना, उसके बाद प्लेन के नोज को डाउन करके क्रैश कराना, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं लगता। प्लेन इतनी जल्दी तभी क्रैश हो सकता है जब पायलट खुद ऐसा करे। ऐसा करने के लिए सिर्फ 2 बटन का ही इस्तेमाल तो करना था। फ्यूल कट ऑफ किया और योग को आगे धकेल दिया। कोई इमरजेंसी कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पायलट खुद ऐसा कर रहा है। हालांकि कॉकपिट में 2 पायलट होते हैं, हो सकता है एक पायलट बाहर वॉशरूम गया हो और कॉकपिट में बैठे एक सिंगल पायलट ने प्लेन के डोर को लॉक कर दिया हो। जब प्लेन नोज के बल इस तरह से गिरने लग जाए तो हाई जी फोर्स की वजह से कोई अपने सीट से मूव भी नहीं कर पाएगा। नतीजा उस साइको पायलट को रोकने वाला कोई भी नहीं रहा होगा। हालांकि रूल के अनुसार कॉकपिट में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी होता है। अगर कॉकपिट में कोई कैबिन क्रू या फर्स्ट ऑफिसर होगा तो उसे तो पहली बार कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। वैसे भी फर्स्ट ऑफिसर अभी ट्रेनिंग में थे। मे भी जब उन्हें समझ में आया कि ये साइको पायलट प्लेन को क्रैश कराने में लगा हुआ है, तब आखिरी वक्त में किसी तरह से उन्होंने योग को अपने हाथों में लिया होगा और आखिरी कोशिश किया होगा प्लेन को बचाने की। नतीजा करीब 7000 फीट के एल्टीट्यूड में प्लेन का नोज कुछ पलों के लिए स्टेबल हुआ था, लेकिन एक बार फिर से प्लेन गिरना शुरू हो गया। हमें नहीं पता कि कॉकपिट में क्या चल रहा था, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एक शख्स प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा शख्स प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि प्लेन 29,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था, इतनी ऊंचाई में अगर दोनों इंजन भी डेड हो जाए तब भी ये ग्लाइड करके किसी एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंच सकता था। प्लेन कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी पत्थर की तरह तो नहीं गिर सकता। जब ये हादसा हुआ था उसी समय मैंने सीसीटीवी फुटेज देखकर ये बता दिया था कि हो सकता है ये पायलट ने जानबूझकर किया हो, और आज 2026 में मेरी वो कही हुई बात सच हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो ऐसा था जो प्लेन के इस लिफ्ट को यानी कि प्लेन को सीधा करने से रोक रहा था ताकि ये वर्टिकली हिल से टकरा जाए। मतलब कि क्रैश होने तक प्लेन को कंट्रोल किया जा रहा होगा, पर आखिर ऐसा कौन कर सकता है? चाइना नहीं चाहता कि ये बात पब्लिक में फैले, क्योंकि इससे लोगों के मन में डर हो सकता है, उनकी इमेज खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने रिपोर्ट को ही पब्लिक नहीं होने दिया। अब इस केस में क्योंकि फ्यूल कट ऑफ की बात हुई है और अहमदाबाद में एयर इंडिया 171 के क्रैश के पीछे सबसे बड़ी वजह फ्यूल कट ऑफ ही थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि गलती बोइंग की भी हो सकती है, ऑटोमेटिक फ्यूल कट ऑफ हो गया होगा। देखो, होने का तो हो सकता है कि ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, लेकिन ईस्टर्न एयरलाइन के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का रिपोर्ट आ चुका है, जबकि एयर इंडिया 171 का रिपोर्ट आना बाकी है। ईस्टर्न एयरलाइन 29,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था, जबकि एयर इंडिया जस्ट अभी अभी टेक ऑफ किया था। अगर एयर इंडिया 171 29,000 फीट के एल्टीट्यूड पर होता और दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ हो जाता, तब 99% चांस था कि ये प्लेन सुरक्षित किसी न किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता। एक प्लेन की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वो प्लेन उतना ही सेफ होगा। इसलिए मुझे लगता है कि गलती यहाँ पर बोइंग की नहीं थी, जानबूझकर फ्यूल स्विच को कट ऑफ किया गया, जैसा कि FDR ने भी कंफर्म किया। इसके अलावा अगर गलती बोइंग की होती तो सबसे पहले ये न्यूज बताने के लिए चाइना तैयार रहता। वो कभी भी रिपोर्ट को छुपाता नहीं। हादसे में मारे गए सभी यात्री आज भी सवाल कर रहे हैं, पर उनको जवाब देने वाला कोई भी नहीं। तो कुछ इस तरह से इतने जटिल इन्वेस्टिगेशन के बाद ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 का अंत हो गया।